नमस्कार। हम सब भारतीयों का एक बहुत बड़ा सपना होता है, अपना खुद का घर, अपनी छत। देखिए, ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा नहीं है, ये एक बहुत ही इमोशनल गोल है। लेकिन क्या हमने कभी इन इमोशन से हटकर इसके पीछे के असली नंबर्स को देखा है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि एक घर की असली कीमत आखिर होती क्या है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए कोई 50 लाख रुपए का घर खरीदने की सोच रहा है। तो क्या लगता है असल में उसकी जेब से कितना पैसा जाएगा? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। लगभग 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सीधा दुगना। पर ये कैसे होता है? मतलब ये 50 लाख 1 करोड़ में कैसे बदल जाते हैं? इसी को समझने के लिए आज हम एक सफर पर चलेंगे। हमने इस पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में बांटा है। हम घर की असल लागत से शुरू करेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये एक संपत्ति है या एक देनदारी। किराए और खरीदने के गणित को समझेंगे, एक फैसले तक पहुंचने के लिए 5 सवालों का एक फ्रेमवर्क देखेंगे और आखिर में कुछ स्मार्ट होम लोन स्ट्रेटजीज पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 50 लाख के घर के पीछे की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर असल में है क्या। इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा है ईएमआई, यानी हमारी मंथली किश्त। अब ईएमआई में 2 हिस्से होते हैं। एक तो प्रिंसिपल, जो कि असल लोन का अमाउंट है, और दूसरा है इंटरेस्ट, यानी ब्याज, जो बैंक हमसे उधार देने की फीस लेता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, लोन के शुरुआती कई सालों तक हमारी ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। प्रिंसिपल तो बहुत धीरे धीरे कम होता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। 50 लाख के घर पर 10 लाख का डाउन पेमेंट दिया तो लोन हुआ 40 लाख का। अब देखिए, 20 साल के लिए 8.5% की दर पर जो टोटल इंटरेस्ट चुकाया गया वो है 43,32,800 रुपए। हैरानी की बात यह है कि ये लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा है। और जब इसमें हम रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी जैसे खर्चे जोड़ते हैं तो 50 लाख का घर असल में हमें लगभग 1 करोड़ रुपए का पड़ जाता है। ये जानने के बाद अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सालों से पूछा जा रहा है। क्या घर एक संपत्ति यानी एसेट है या फिर एक देनदारी यानी लायबिलिटी? चलिए आज इंडियन रियल एस्टेट के सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। मशहूर फाइनेंशियल लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही थी, जिस घर में आप रहते हैं वो आपकी संपत्ति नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड तर्क है। चलिए देखते हैं क्यों। एक असली एसेट का काम होता है आपकी जेब में पैसा डालना, लेकिन जिस घर में हम खुद रहते हैं वो तो हर महीने ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर हमारी जेब से पैसा निकालता है। एक एसेट को आसानी से बेचा जा सकना चाहिए, लेकिन घर बेचने में महीनों, यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक ही जगह पर बांध देता है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन जरूर है। एक घर तब एसेट बन सकता है जब उसे किराए पर दे दिया जाए और किराए से आने वाला पैसा हमारी ईएमआई और दूसरे सारे खर्चे कवर कर लें। तो रहने के लिए घर और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो फिर सवाल उठता है, किराए पे रहना बेहतर है या घर खरीदना? चलिए अब जरा नंबर्स के साथ इस सदियों पुरानी बहस का एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करते हैं, खासतौर पे भारत के संदर्भ में। इस स्लाइड पर मुंबई का एक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ कोई 50 लाख का घर खरीदता है जिसकी ईएमआई है लगभग 35,000 रुपए। दूसरी तरफ कोई 18,000 रुपए के किराए पर रहता है और ईएमआई और किराए के बीच का जो डिफरेंस है यानी लगभग 17,000 रुपए, उसे हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 20 साल बाद घर की कीमत बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ हो जाती है। वहीं एसआईपी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी लगभग उतनी ही यानी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि ये फैसला सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये असल में लाइफस्टाइल, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा एक बहुत ही पर्सनल फैसला है। क्योंकि पैसों के लिहाज से देखें तो दोनों रास्ते लगभग एक ही मंजिल पर पहुंच जा सकते हैं। और हाँ, ये गणित हर शहर के लिए अलग है। मुंबई जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों के मुकाबले किराया काफी कम है, तो वहाँ किराए पर रहना आर्थिक रूप से ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। वहीं पुणे या दूसरे टियर 2 शहरों में जहाँ किराया तुलना में ज्यादा है, वहाँ खरीदना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इन सब नंबरों के बीच में कोई सही फैसले पर पहुंचे कैसे? इसके लिए चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देखते हैं, एक 5 सवालों का ढांचा। इन सवालों के जवाब देने से तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। पहला सवाल,
उस जगह पर कितने समय तक रहने की योजना है। अगर ये 7 से 10 साल से ज्यादा है तो खरीदना सही हो सकता है। दूसरा, क्या ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 40% से कम है। तीसरा, क्या 20% डाउन पेमेंट और दूसरे खर्चों के लिए कैश तैयार है। चौथा, क्या जॉब और इनकम में स्टेबिलिटी है। और पांचवां, क्या परिवार की जड़ें उस जगह से जुड़ी हुई हैं। इन सवालों पर सोचने से सही दिशा मिल सकती है। और अगर इन सवालों के बाद खरीदने का फैसला होता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाखों रुपए कैसे बचाए जा सकते हैं। तो चलिए अब कुछ स्मार्ट होम लोन स्ट्रैटेजीज पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर बनाए रखें। इससे बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलने में मदद मिलती है। कोशिश करें कि 20% से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें। जब भी कोई बोनस या इंक्रीमेंट मिले तो लोन का पार्ट प्रीपेमेंट करें। लोन की अवधि को जितना हो सके कम रखें, जैसे कि 15 साल। और हाँ, हमेशा कई बैंकों के ऑफर्स की तुलना करें और सेक्शन 80C और 24B के तहत मिलने वाले टैक्स लाभों का पूरा उपयोग करें। इन सब में से जो सबसे शक्तिशाली टिप है वो है प्रीपेमेंट। हर 1 लाख रुपए का प्रीपेमेंट करने पर टोटल इंटरेस्ट में 3 से 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है और लोन की अवधि भी कई साल कम हो सकती है। सोचिए, ये एक छोटा सा कदम कितना बड़ा फर्क ला सकता है। आखिर में घर खरीदने का फैसला एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक फैसला है। इस पूरे विश्लेषण का लक्ष्य ये बताना नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये पक्का करना है कि ये जो इतना बड़ा फैसला है वो सिर्फ सामाजिक दबाव में आकर नहीं, बल्कि असली आंकड़ों और अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर एक सोचा समझा फैसला हो। तो सवाल वही रह जाता है, घर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, या फिर एक छिपा हुआ दायित्व। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।